दोस्तों राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में आरटी के तहत किसी बच्चे या स्टूडेंट के प्रवेश को लेकर के बहुत सारे अभिभावक और स्कूल साथियों के दिमाग में कई तरह के सवाल वो खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से आरटी के तहत किसी स्टूडेंट या बच्चे का प्रवेश होता है, क्या प्रोसेस रहती है, क्या रूल हैं, क्या नियम हैं वगैरह वगैरह लेकर के बहुत सारे अभिभावक कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको आरटी के तहत प्रवेश प्रक्रिया के जो भी रूल हैं शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए उनके बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी वो देने वाला हूं। तो ये जो वीडियो है अभिभावक के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी और हमारे स्कूल साथियों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी कि एक अभिभावक को क्या डॉक्यूमेंट, क्या दस्तावेज चाहिए, अभिभावक के लिए क्या रूल बोलते हैं और स्कूल साथियों के लिए क्या रूल बोलते हैं, उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह से उनको प्रोसेस करनी है, पूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा प्राइवेट स्कूल में आरटी के तहत किसी स्टूडेंट या बच्चे के प्रवेश को लेकर हर साल अपने दिशा निर्देश, रूल या नियम है वो जारी करता रहता है। इन दिशा निर्देशों में हर साल थोड़ा बहुत परिवर्तन है वो कर दिया जाता है, बाकी पीछे से जो चलते आ रहे हैं वही नियम है विभाग के द्वारा रखे जाते हैं। कुछ नियमों में यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक अभिभावक के लिए रूल है, दिशा निर्देश के बारे में बताऊंगा, डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा और प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। फिर वीडियो में आगे स्कूल साथियों के बारे में जानकारी बताऊंगा कि स्कूल साथियों को क्या करना पड़ेगा, कौन से दस्तावेज हैं वो तैयार करने पड़ेंगे, प्रोसेस क्या रहेगी, पूरी जानकारी वो बताऊंगा। चलिए सबसे पहले अभिभावक के लिए मैं आपको यहां पे रूल है वो बता देता हूं। दोस्तों नियमानुसार आरटी के तहत यदि किसी स्टूडेंट का आपको प्रवेश दिलाना है तो सबसे पहले अभिभावक को केवल ऑनलाइन आवेदन है वो करना पड़ेगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार है वो नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। लेकिन वो वीडियो तो आप बाद में देख लेना, पहले आप रूल का वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले यहां पे बात करते हैं आयु की कि बच्चे की जो आयु है वो क्या होनी चाहिए। तो यहां पे नियमानुसार जो बच्चे की आयु हो 5 साल से लेकर 7 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी स्टूडेंट या फिर जो बच्चा है वो 5 साल से ऊपर या बड़ा और 7 साल से वो छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे जो आयु की जो गणना की जाती है वो हर साल के 31 मार्च को लेके वो की जाती है। अगर मैं यहाँ सेशन 2021-22 की यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे जो बच्चे की आयु की गणना की जाएगी वो 31 मार्च 2021 को लेके की जाएगी। यानी इस डेट को बच्चा है वो 7 साल से तो छोटा होना चाहिए और 5 साल से वो बड़ा होना चाहिए। यदि एक दिन भी नीचे या ऊपर हो गया तो नियमानुसार उस बच्चे का प्रवेश है वो नहीं किया जा सकता या आवेदन है वो नहीं किया जा सकता। चलिए इसके बाद यहां पे बात करते हैं कि प्रवेश कौन सी कक्षा में होंगे। तो दोस्तों यहां पे आरटी के तहत केवल और केवल कक्षा 1 में ही प्रवेश है बच्चे का वो किया जाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा नियमों में कुछ परिवर्तन कर दिए हैं। पहले जो एलकेजी, यूकेजी या पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं थी उनमें भी प्रवेश हो सकता था आरटी के नियमानुसार, लेकिन पिछले 2 साल से ये व्यवस्था वो बंद कर दी। अब सेशन 2021-22 में यहां पर केवल कक्षा 1 में ही प्रवेश है वो दिया जाएगा। हो सकता है कि आगे इन नियमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जाए, वो एक अलग बात है। अगर ये वीडियो आप 1-2 साल बाद में देख रहे हो तो यहां पे थोड़ा बहुत परिवर्तन है वो हो सकता है। तो कहने का मतलब है केवल कक्षा 1 में ही प्रवेश है वो दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऐसा नहीं कि गार्जियन ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया और आवेदन करते ही उन बच्चों का आरटी के तहत है वो प्रवेश हो जाएगा। दोस्तों नियमानुसार ऐसा होता है कि कक्षा 1 के अंदर है 25 और 75 का रेशियो वो रखा जाता है। मान लीजिए किसी स्कूल के अंदर 100 बच्चे हैं कक्षा 1 के अंदर, तो जो 75 जो बच्चे हैं वो तो नॉन आरटी के होंगे और 25 जो बच्चे हैं वो आरटी के होंगे। लेकिन ये सारा जो सिस्टम चलेगा ऑनलाइन आवेदन होंगे, उसके बाद लॉटरी है वो विभाग के द्वारा निकाली जाएगी। यदि लॉटरी में बच्चे का नंबर आ जाता है तो उसके बाद अभिभावक को आगे की जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे करनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग है ऑनलाइन करनी पड़ेगी और उसके बाद कुछ दस्तावेज हैं वो उनको स्कूल में जमा करवाने पड़ेंगे और उसके बाद रोस्टर जो प्रणाली है उसके आधार पर बच्चे का प्रवेश है उस स्कूल में होगा। ये रोस्टर प्रणाली क्या है वो कि आगे मैं आपको बता दूंगा, वीडियो के साथ है वो आप बने रहें।
अगर आप यहाँ पे नियमानुसार की बात करें तो देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा इस सेशन से केवल अधिकतम 5 स्कूलों में आवेदन करने का मौका है अभिभावक को यहाँ पे दिया गया है। यानी आप एक साथ 5 स्कूलों में अपनी इच्छा अनुसार है वो आवेदन कर सकते हो, लेकिन प्रवेश केवल एक ही स्कूल में होगा। दूसरी बात यह भी है, सबसे पहले उस बच्चे का जो प्रवेश है या उस स्कूल में जो आरटी के तहत प्रवेश है वो दिया जाएगा, वो उसी ग्राम पंचायत के उसी वार्ड से, चाहे वो शहरी निकाय हो या फिर ग्रामीण निकाय हो, उसी वार्ड से वो दिया जाएगा। कहने का मतलब मान लीजिए शहरी निकाय हो या फिर ग्रामीण निकाय हो, अगर किसी गांव या शहर के अंदर 10 वार्ड है, समझिए इस चीज को, अगर 10 वार्ड हैं और 10 वार्ड में आपका जो वार्ड लगता है वो 8 नंबर है और स्कूल भी जो आपने ऑनलाइन अप्लाई की है वो 8 नंबर में है, तो सबसे पहले प्राथमिकता आपके बच्चे को दी जाएगी। यदि आपका वार्ड 2, 3, 4 है तो पहले 8 नंबर के बच्चों को है वो प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वहां पे उनकी पूर्ति नहीं होती है फिर दूसरे वार्ड के बच्चों को है वो प्रवेश वो दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, यदि आपके एरिया में इस प्रकार के बच्चे ज्यादा हैं या आवेदन ज्यादा आते हैं तो प्राथमिकता पहले ही वार्ड की, जिस वार्ड में स्कूल है और उसी वार्ड का बच्चा है उसमें दिया जाएगा। यदि संख्या में कमी पाई जाती है फिर दूसरी ग्राम पंचायत को भी दिया जा सकता है, दूसरे ब्लॉक के लिए भी आवेदन है वो किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वहां पर कितने आवेदन है वो आए हैं। चलिए, इसके अलावा दोस्तों यहां पे सबसे पहली बात है कि आरटी में प्रवेश दिलाने के लिए अभिभावक की जो आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। यदि वो सामान्य वर्ग से या फिर ओबीसी वर्ग से है तो पारिवारिक जो आय है वो 2.5 लाख से वो कम होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे नियमानुसार की बात करें तो देखिए सबसे पहले आरटी के नियमों के अनुसार जो असुविधा या फिर जो दुर्बल वर्ग के जो बालक बालिकाएं हैं उनको प्रवेश है वो दिया जाएगा। भले ही जो ओबीसी वर्ग या सामान्य वर्ग की पारिवारिक जो आय है वो 2.5 लाख से कम है, लेकिन यदि कोई आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है, एससी एसटी या दुर्बल वर्ग का है, या कोई विधवा का लड़का है, कोई कैंसर पीड़ित परिवार का यदि बच्चा या लड़की है तो उनको प्रवेश वो पहले वो दिया जाएगा। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो नॉर्मल चीजें तो ये हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे दस्तावेज की, कि आपको जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे या एडमिशन आप करवाओगे तो उस समय आपको क्या क्या दस्तावेज वो चाहिए। दोस्तों जब भी आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते हो तो उस समय आपको 2-3 दस्तावेज की आवश्यकता होती है। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे मूल निवास के लिए, यानी आपका जो निवास स्थान है उसका एक प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे चाहिए। और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेके ये तो एक तो तहसीलदार का जो प्रमाण पत्र होता है जो जारी करता है मूल निवास, वो इसके लिए लागू होगा। आधार कार्ड है वो भी मान्य होगा, राशन कार्ड है वो भी मान्य होगा, वोटर आईडी कार्ड है वो भी मान्य होगा, बिजली का बिल है, पानी का जो बिल है वो भी मान्य होगा। और ये जो मूल निवास है वो अभिभावक का भी मान्य हो सकता है, और यहाँ पे अगर बालक या बालिका का है तो उसका भी मान्य हो सकता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इनमें से कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है तो भैया आप यहाँ आवेदन वो नहीं कर सकते। इसके अलावा एक छोटी जानकारी और देना चाहूंगा कि देखिए कुछ अभिभावक हैं वो अपने गांव से निकल के किसी दूसरे शहर में आ जाते हैं और वहां पर रहते हैं और वहीं पर अपने बच्चे का आरटी के तहत प्रवेश दिलाना चाहते हैं। तो ऐसे जो अभिभावक हैं वहां का जो बिजली या पानी का जो बिल है वो मूल निवास के रूप में है वो दे सकते हैं, लेकिन इसकी जो समय सीमा वो कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि 6 महीने से आप कम समय में वहां रह रहे हो तो आप आरटी के तहत वहां पर अपने बच्चे का वो प्रवेश वो नहीं दिला सकते। चलिए, इसके बाद आते हैं यहाँ पर बालक या बालिका के आयु के प्रमाण पत्र को लेकर। तो आयु के प्रमाण पत्र के रूप में यहाँ पर एक तो आधार कार्ड वो मान्य है, बालक या बालिका का जन्म प्रमाण पत्र है वो भी मान्य है। इसके अलावा यदि बालक या बालिका का आंगनवाड़ी जो अपनी कार्यकर्ता होती हैं वहां का भी प्रमाण पत्र मान्य है। यदि किसी अस्पताल में हुआ तो वहां का भी जो अभिलेख है वो भी यहाँ पे मान्य है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज आपको ध्यान रखना है कि देखिए अगर आप बालक या बालिका का कोई भी आयु प्रमाण पत्र देते हो, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, आंगनबाड़ी का प्रमाण पत्र हो, अस्पताल का प्रमाण पत्र हो, तो उसमें जो जन्म तिथि और बालक या बालिका का जो नाम है वो वही होने चाहिए, सेम की सेम जो बालक या बालिका के आधार कार्ड पर हो। यानी फिलहाल यदि आपने बालक या बालिका का आधार कार्ड नहीं बनाया है तो आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई वो कर दीजिएगा। बगैर आधार कार्ड के भी कुछ दिनों के लिए काम चल सकता है, लेकिन थोड़े दिन बाद में आपको बालक या बालिका का आधार कार्ड है वो स्कूल में जमा ही करवाना पड़ेगा। यदि आधार कार्ड आप जमा नहीं करवाते हो तो आप प्रवेश या बालक बालिका है वो प्रवेश योग्य है वो नहीं समझा जाएगा। एक बार के लिए काम वो चल जाएगा, जो आधार कार्ड की स्लिप है उससे काम चल जाएगा।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब भी मान लीजिए बालक या बालिका का जन्म प्रमाण पत्र वो नहीं देते हैं, केवल आधार कार्ड देते हैं, तो आपको जन्म प्रमाण पत्र का प्रूफ भी देना पड़ेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र का प्रूफ नहीं है तो वो भी आप समय रहते वो बनवा लीजिएगा, वरना बाद में आपको दिक्कत है वो आ सकती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। चलिए, इसके बाद आता है अगला दस्तावेज, आता है जाति प्रमाण पत्र का प्रूफ। देखिए, वो अपना जो तहसीलदार के द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, सामान्य वर्ग का है, ओबीसी वर्ग का है, एससी एसटी वर्ग का है, आर्थिक पिछड़ा वगैरह, तो ये जाति प्रमाण पत्र की आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा कोई बच्चा विकलांग है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र की उसको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कोई बालक या बालिका की जो माता वो विधवा हो गई है तो उसके प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कोई बालक या बालिका के माता पिता में कोई भी कैंसर पीड़ित है तो भैया उसके प्रमाण पत्र की है वो भी जरूरत पड़ेगी। अगर परिवार की आय की बात करें तो 2.5 लाख से परिवार की आय है वो कम होनी चाहिए। इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि जो आय प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है, क्योंकि बहुत सारे जो साथी हैं वो ये जानना चाहते हैं, कई बार वीडियो के नीचे कमेंट किया है कि जो आय जो प्रमाण पत्र उसका प्रारूप है, फॉर्मेट है, वो कैसा होगा। क्योंकि वो जो प्रारूप होता है कोई 2-3 पन्नों का आता है, कोई 1 पन्ने का भी आता है, तो भैया जो प्रारूप होगा वो सिंगल पेज वाला है, उसकी आपको जरूरत पड़नी पड़ेगी। अगर उस आय प्रमाण पत्र का आपके पास प्रारूप नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। प्राइवेट स्कूल का सेक्शन मिलेगा, वहां पे जाएगा और वहां पे आपको शपथ पत्र मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां पे 2 गवाह के साइन करवा के नोटेरी है उस पे आप करवा लेना। उसमें पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है, इसमें आपके जैसे बालक बालिका के माता पिता दादा दादी अगर संयुक्त परिवार है तो पूरे परिवार की जो वार्षिक आय वो 2.5 लाख से वो कम होनी चाहिए। तो ये दस्तावेज है आपको यहाँ पे चाहिएगा। चलिए, इसके अलावा दोस्तों ये जो आय प्रमाण पत्र है वो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। और अभिभावकों को मैं यहाँ कहना चाहूंगा, ये जो आय प्रमाण पत्र आपको हर साल है स्कूल में है, हर साल नया आपको है वो देना पड़ेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इस बात को भी ध्यान रखना है, यदि आरटी के तहत मान लीजिए आपके बच्चे का किसी स्कूल में प्रवेश हो जाता है फर्स्ट क्लास के अंदर, फिर वो कक्षा 1 से लेके 8 तक बिल्कुल फ्री में वो पढ़ने वाला है, क्योंकि उसका जो भुगतान है वो राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, नियमानुसार वो किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक स्थिति और आ जाती है कि मान लीजिए किसी अभिभावक ने किसी स्टूडेंट का किसी स्कूल के अंदर आरटी के तहत कक्षा 1 में तो प्रवेश वो करवा दिया, और बच्चा 1 भी पास कर ली, 2, 3 भी पास कर ली, लेकिन कक्षा 5 या 4 में कोई भी कक्षा मान लीजिएगा उसमें उन्होंने टिस्सी कटवा ली, और टिस्सी कटवा के किसी दूसरे स्कूल में उसको प्रवेश दिला दिया, तो भैया वो आरटी के नियमों से बाहर वो निकल जाएगा, उसका आरटी का लाभ वो नहीं मिल पाएगा। तो कहने का मतलब है कि जिस स्कूल में किसी स्टूडेंट का आरटी के तहत प्रवेश हो जाता है वो कक्षा 1 से लेके 8 तक उसी स्कूल में उसका प्रवेश रखना है, तो ही आपको फायदा होगा, वरना आरटी का फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ सामान्य बातें थी। इन देखिए दस्तावेज के अंदर आपको कुछ दस्तावेज तो आपको अपलोड करने हैं, जैसे एक तो जो जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, और बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र का कोई भी प्रूफ है वो आपको ऑनलाइन है वो अपलोड करने पड़ेंगे। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं रोस्टर प्रणाली की। देखिए दोस्तों, रोस्टर प्रणाली ऐसे होती है क्योंकि आपको पता है कि सभी जो अभिभावक हैं अपने बच्चे का जो प्रवेश है वो आरटी के तहत स्कूल में है वो करवाना चाहते हैं, लेकिन उस स्कूल में भी पहले से ही नॉन आरटी के बच्चे हैं जो नियमानुसार आरटी के तहत आते नहीं हैं, उसी के आधार पर बच्चों का आरटी के तहत है वो प्रवेश दिया जाता है। 25 और 75% का रेशियो वो रखा जाता है। अब ये रोस्टर प्रणाली क्या है? रोस्टर प्रणाली का मतलब ये है कि समझ लीजिए आप यहाँ पे किसी स्कूल के अंदर 30 बच्चे टोटल, यहाँ पे 30 बच्चे हैं टोटल, जिसमें आरटी के भी बच्चे हैं और नॉन आरटी के भी बच्चे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो बच्चा होगा वो आरटी के तहत उसका प्रवेश होगा, उसके बाद यहाँ पे 4 बच्चों को छोड़ दिया जाएगा और 5वां जो बच्चा होगा वो आरटी का होगा, उसके बाद 9वां बच्चा आरटी का होगा, उसके बाद 13, 17, 21 इस तरह से है, मतलब 5-5 बच्चों का यहाँ पे छोड़ा जाएगा। हर एक 5वें बच्चे का, 5-5 का नहीं, हर एक 5वें बच्चे का आरटी के तहत है वो प्रवेश है वो होगा। इसको कहते हैं रोस्टर प्रणाली। अब ये नहीं कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल उस स्कूल के अंदर जो टोटल जो सीट हैं वो मान लीजिए 100 सीट हैं और 100 में से 25 सीटें आरटी के तहत हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं, वहां पे जो आवेदन प्राप्त हुए कितने 30, तो 30 बच्चों का ही यहाँ पे टोटल जो प्रवेश आरटी के तहत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्कूल में सीटों की संख्या है 25 नियमानुसार, आवेदन प्राप्त हुए हैं 30,
तो ऐसे में वो रोस्टर प्रणाली वो लागू की जाती है, बाकी जो 5 बच्चे हैं वो बाहर है वो निकल जाएंगे। तो ये तो है अभिभावक के लिए कुछ नियम, कुछ दस्तावेज जिनको आपको यहाँ पे फॉलो करना है। चलिए, इसके अलावा अभिभावक को यदि कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आप अपने सवाल मुझे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम की आईडी आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे स्कूल साथियों के लिए। और लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा अभिभावकों को। देखिए, जैसे आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, लॉटरी में आपके बच्चे का नाम आ गया, उसके बाद आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग करने के बाद आपको स्कूल की सहमति है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने 5 स्कूलों में आवेदन किया है, तो इन 5 स्कूलों में केवल एक स्कूल है, उसमें आपको यहाँ पे सहमति वो देनी पड़ेगी। अगर लॉटरी में भी नाम आ गया और आपने ऑनलाइन सहमति नहीं दी, तो भी आपके बच्चे का आरटी के तहत वो प्रवेश नहीं होगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। चलिए, अब बात करते हैं स्कूल साथियों के, कि स्कूल साथियों को क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, देखने में ऐसा आता है कि हालांकि अभिभावक तो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरते हैं, स्कूल साथी हैं वो ही अपने स्तर पे हैं, उन बच्चों का आरटी के तहत है ऑनलाइन आवेदन भर देते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि जब भी ये जो प्रोसेस चलती है, तो यहाँ पे आपको एक डेट का खास तौर पर ध्यान रखना, जो कि हर बार मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ, और हमारी साइट पर भी इसका अपडेट है वो चलता रहता है। तो डेट का खास तौर पर आपको ध्यान रखना कि कब तक आपको आवेदन है वो करवाना है, लॉटरी वो कब निकलेगी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको कब करनी पड़ेगी, स्टूडेंट का प्रवेश है वो आपको कब देना पड़ेगा। तो उस डेट के बीच में ही आपको देना पड़ेगा। डेट अगर निकल जाती है तो भैया इससे आपको नुकसान ही होने वाला है। चलिए, यहां पे सबसे पहले दस्तावेज की बात करते हैं कि अपने स्कूल साथियों को क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी और क्या उन्हें करना पड़ेगा। सबसे पहली बात आती है यहां पे स्कूल की प्रोफाइल को अपडेट करना। अब देखिए, यहां पे सेशन 2021-22 की मैं बात करूं तो यहां पर देखिए दूसरी बार आरटी की प्रवेश की प्रोसेस है यहां पे चल रही है। पहले मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिर कोरोना की वजह से ये है वो बंद हो गई थी, लेकिन फिर से ये स्टार्ट हो गई। तो उस समय शायद आपने अपनी प्रोफाइल है वो अपडेट कर दी, क्योंकि विभाग के द्वारा प्रोफाइल उस समय अपडेट है वो करवा ली थी। अगर आपने अभी तक प्रोफाइल अपडेट नहीं किया तो भैया अब आप है वो अपडेट भी नहीं कर सकते, यदि विभाग मौका देता है वो एक अलग बात है। तो प्रोफाइल अपडेट करना, सभी जो टीचरों की डिटेल आपको ऑनलाइन भरनी है। इसके अलावा अपनी स्कूल की जो फीस है वो भी आपको क्लास वाइज है, सभी कक्षाओं की जितनी भी आपकी स्कूल को मान्यता मिली है सभी कक्षाओं की फीस आपको ऑनलाइन फीड करनी है। और इसके अलावा आरटी के तहत या आरटी के नियमानुसार आपको अपने स्कूल में फीस निर्धारण समिति का भी गठन आपको करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक फीस निर्धारण समिति का गठन नहीं किया है, इसके बारे में आपको नहीं पता कि कैसे करना है, तो इसके लिए भी मैंने एक पीडीएफ फाइल बना रखी है। हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, प्राइवेट स्कूल में जाएगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ है मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा और एक अलग से रजिस्टर है संधारण कर लेना, उसके अंदर आपको पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। उसी के बाद पोर्टल पे आपको अपनी स्कूल की जो फीस है वो आपको अपडेट करनी है। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली ही पोर्टल पे ऐसे ही फीस है वो अपडेट कर दी और उसके बाद आप फीस समिति का गठन कर रहे हो, वहां पर फीस कुछ और ही आप डाल रहे हो, ऑनलाइन आप कुछ और ही डाल रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगा, आरटी का क्लेम है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल का अकाउंट नंबर भी आपको ऑनलाइन अपडेट है वो करना है। नहीं किया है तो पहले आप ये काम कर लीजिएगा। ये तो है आपके ऑनलाइन करने का काम। इसके बाद जब अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर देता है और लॉटरी सिस्टम निकल जाता है, तो फिर जैसे अभिभावक रिपोर्टिंग करता है, रिपोर्टिंग करने के बाद अभिभावक अपनी सहमति दे देता है, तो उसके बाद हर एक स्कूल साथी को आरटी के तहत ऐसे बच्चों का प्रवेश है वो करना है। अगर मान लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस बच्चे का आप प्रवेश करने जा रहे हो या फिर जितने भी आपके पास आवेदन आए हैं, तो दोस्तों उन आवेदनों की पूरी तरह से आपको जांच करना है। एक तो उसकी उम्र का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, वार्ड का, ग्राम पंचायत का, नगर निकाय का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने ही ग्राम पंचायत, अपने ही वार्ड के बच्चों का आपका प्रवेश देना है। यदि प्रवेश वहां पे कम है, आवेदन कम प्राप्त हुए, फिर आपको दूसरी ग्राम पंचायत के, दूसरे वार्ड के आपको देने हैं। ध्यान रखना, एक ही ग्राम पंचायत में मान लीजिए 10 वार्ड हैं और आपकी स्कूल 8 नंबर वार्ड में, तो सबसे पहले 8 नंबर वार्ड वाले बच्चों को प्रवेश देना, फिर 9, 10, 1, 2, 3, 4 इसको आपको इस तरह से आपको यहां पे प्रवेश देना। प्रवेश देने के बाद यहां पे आपको उन बच्चों को एसआर है वो भी आपको जनरेट करना है, एसआर भी आपको देना पड़ेगा। और जैसे ही अभिभावक है, जैसे रिपोर्टिंग करती, सहमति देती, तो तुरंत अभिभावक है आपके पास है वो दस्तावेज है वो लेके आ जाएंगे। दस्तावेज को आपको अच्छी तरह से देखना है। आय प्रमाण पत्र कितने साल का, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है,
ये जो सारे जो प्रूफ हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरा है, वो आवेदन का प्रारूप है, सब ये शपथ पत्र वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अलग से आपको रजिस्टर है वो भी आपको संधारण करना पड़ेगा, कितने आवेदन ये थे, ऑनलाइन प्रिंटिंग आपको लेनी पड़ेगी, कितने आवेदन आए थे ऑनलाइन, किस किस के आए थे और किन्होंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की थी, रिपोर्टिंग करने के बाद किन किन अभिभावक ने दस्तावेज स्कूल के अंदर जमा करे वगैरह वगैरह, बहुत सारी रजिस्टर के अंदर आपको ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है आपको डालनी पड़ती है या आपको ऐड करनी पड़ती है। तो इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए, इसके बाद आपके विद्यालय के अंदर आपको केस बुक है वो मेंटेन करनी है। आय व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए केस बुक होती है, केस बुक को आपको मेंटेन, और केस बुक में देखिए कोई ज्यादा लफड़ाबाजी नहीं है। आपके स्कूल में पर डे की कितनी इनकम आई थी वो आपको एक साइड में लिखनी है, खर्चा कितना होगा वो एक साइड में आपको लिखना है, ऑफलाइन कितना खर्चा हुआ, ऑफलाइन फीस कितनी आई, ऑनलाइन फीस है वो कितनी आई, बैंक में कितना बैलेंस है, बैंक से आज आपने कितना निकाला, कहां पे खर्च किया। दो पन्ने चलते हैं, एक जैसे बुक होती है ना, बुक के दो पेज होते हैं, एक पेज में तो वहां पे अपने इनकम के सोर्स होते हैं, बैंक बैलेंस होता है, और दूसरी तरफ हमारे खर्चे होते हैं, जो कि आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद यहां पे एक रसीद जो बुक है वो भी आपके पास है, पूरी तरह से मेंटेन होनी चाहिए, और आपकी जो फीस निर्धारण समिति है उसके अनुसार फीस है वो आपको उन रसीद बुक के अंदर आपको काटनी है। वाउचर जो एक बुक आती है, वाउचर बुक भी आपको डालनी है, जितने भी खर्चे होते हैं अपने स्कूल के वो वाउचर बुक आपको यहाँ पे तैयार करनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए ये सारा काम हो गया, एडमिशन आपने दे दिया, उसके बाद भौतिक सत्यापन का दल आएगा, क्योंकि जैसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो जाती है, रिपोर्टिंग होने के बाद आप बच्चे का प्रवेश दे देते हो, और कुछ बच्चे का प्रवेश नहीं देते हो तो आपको ऑनलाइन ही उसकी वो क्या बोलते हैं उसको, ये आपको तय करना पड़ेगा कि भाई ये प्रवेश देना या नहीं देना है। अगर उसको प्रवेश देना है तो हाँ में देना है कि नियमानुसार इसका प्रवेश है, और प्रवेश नहीं देना तो आपने फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया उसका उचित कारण है, वहां पे आपको ड्रॉप डाउन में मिल जाता है, वो कारण सिलेक्ट करके ये प्रोसेस हो जाती है। अब उसके बाद आता है भौतिक सत्यापन का दल, जांच करने के लिए, जहां पर वो सभी आवेदन फॉर्म चेक करेंगे, आपके रजिस्टर आपके चेक करेंगे, आपकी पूरी स्कूल की जांच करेंगे, ठीक है। ये सारे दस्तावेज आपको तैयार करने, और यहां पर आपको अपने स्कूल का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है वो भी दोस्तों यहां पे जरूरी है, अगर नहीं बनाया तो बना लीजिएगा। 3 साल से ज्यादा पुराना भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। यदि आपने पहले से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बना रखा है और उसमें वैलिडिटी 3 साल की दे रखी है तो वो चालू होगा, मान्य होगा। अगर 3 साल की वैलिडिटी की बजाय 1 साल या 2 साल दे रखी है तो आप अपने अनुसार देख लेना, लेकिन 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए, ये भी आपके लिए यहां पे जरूरी है। चलिए, भौतिक सत्यापन की जांच के बाद वो सब कुछ जांच कर जाता है, वो रिपोर्ट आपको सौंपेगा, और रिपोर्ट सौंपने के बाद उस भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट को आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन करने के बाद जो भी डिटेल भर के लेके आए हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब भी अपन ऑनलाइन आवेदन करते हैं, भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट हमारे सामने निकलती है सबसे पहले, तो कुछ गलतियां हमारे से भी हो जाती हैं, अभिभावक से भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से हो जाती हैं। तो भौतिक जो दल आएगा उन कमियों को रेड लाइन से है या लाल पेन से है वो चेंज कर देगा, उसी के अनुसार वो भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी। काम कंप्लीट हो गया। भौतिक सत्यापन की ऑनलाइन रिपोर्ट करने के बाद यहां पे आपका काम बनता है लॉक करने के बाद आपको एक एडी, रजिस्टर्ड एडी है, आपको जो डी ऑफिस है वहां पे आपको भेजनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड डाक से या पोस्ट है आपको करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वहां पे वो चला जाएगा। अगर आप एडी नहीं लगाते हो, देखिए एडी है बहुत पुराने जमाने में चला करती थी, आजकल तो शायद लोग इसके बारे में कम ही जानते हैं। कार्ड सा होता है, हमें ये प्रूफ लग जाता है कि ये जो डाक है किसने ली, वो एडी वापस चल के हमारे पास वो आ जाती है, तो हमें भी पता लग जाता है, वो हमारे पास एक प्रूफ हो जाता है। तो एडी रजिस्टर्ड आपको यहां पे करवाना, इस बात को आपको ध्यान रखना। उसके बाद जैसे ही दावा प्रपत्र या क्लेम बिल जनरेट करने का अवसर दिया जाता है विभाग के द्वारा, क्योंकि तुरंत काम नहीं होता है, कुछ समय बाद में होता है दावा प्रपत्र भरने का, तो दावा प्रपत्र आपको भरना है या फिर क्लेम बिल है वो आपको जनरेट करना है। क्लेम बिल आपको जनरेट हो जाता है, फिर उसकी 2-3 कॉपियां आपको डी ऑफिस में जमा करवानी पड़ती हैं, फिर डी ऑफिस वाले हैं वो क्लेम बिल को जनरेट करते हैं, आपकी जो पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और इस बीच में यदि कोई कमी रह जाती है तो आपके वो कमी में वो संशोधन करवा लेते हैं। लेकिन यहां पर आपको सबसे ज्यादा खास बात का ध्यान देना है कि जब भी स्टूडेंट का आवेदन प्राप्त होते हैं और जिन जिन बच्चों का आपने आरटी के तहत प्रवेश ले लिया, तो भैया उसका जो डॉक्यूमेंट है, उसका आधार कार्ड है, आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, सारे जो डॉक्यूमेंट है एक्यूरेट होने से तो आपका काम है वो, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना आपको दिक्कत है वो आ सकती है। तो दोस्तों बस यही है कुछ चीजें जो इनको आपको ध्यान में रखना है एक स्कूल साथियों के लिए। इसके अलावा यदि आपके और भी कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। हालांकि
वीडियो तो काफी लंबी है वो बन गई है। बताना आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।